अच्छा बच्चों, मैं सोच रहा था कि आपको एक दफ़ा जितने भी एमसीक्यूज हैं कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर के उनका रिव्यूज दे दूँ। एक एक एमसीक्यू थोड़ा सा मैं उस पर अपने कमेंट्स दे दूँ, कुछ उनको आपको रिव्यू करके बता दूँ, ताकि किसी बच्चे के साथ किसी तरह के एमसीक्यू में कोई कन्फ्यूजन हो ना तो वो दूर हो जाए, या कुछ फर्दर अंडरस्टैंडिंग आपको चीज़ों की हो जाएगी कि आपने चीज़ों को कैसे लेके चलना है। जैसे सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है कि प्रीपेमेंट्स और अक्रूवल वाले चैप्टर में ना अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है, ये अभी भी है। तो डिफरेंट मेथड्स के थ्रू मैं कुछ चीज़ें आपको करके बताऊंगा। आपने अंडरस्टैंडिंग अपनी इम्प्रूव कर लेनी है। आपने कोशिश करना है कि अपने माइंड में उस तरह चीज़ों को याद रख लें, ठीक है, अंडरस्टैंड कर लें। जैसे पहला एमसीक्यू अभी लेके चलते हैं प्रीपेमेंट्स का, और अक्रूवल वाला जो चैप्टर है ना उसका पहला एमसीक्यू है। आपने कर तो लिया होगा, सबने अभी तक उम्मीद है कि कर लिया होगा, सबको कोई इसमें इशू नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक दफ़ा मैं चीज़ों को रिव्यू करके बताता हूँ आपको। देखिए, आपको एमसीक्यू के अंदर क्या उसने बताया जा सकता है, ये बताया जा सकता है कि किसी एक साल के अंदर आपको कोई रेंटल इनकम या रिसीव हुई है, या वो रेंट एक्सपेंस पेमेंट के बारे में बता सकता है। ठीक है, दो ही चीज़ें, या तो इनकम है या एक्सपेंस है रेंटल। अगर इनकम है तो आपने ये नोट करना है कि जो रेंट रिसीव्ड है इन एडवांस है वो हम अपने एंगल से ले रहे हैं कि हमें रेंट मिला है, क्योंकि इनकम है तो पैसे हमें मिलने हैं। रेंट ड्यू इन एरियर्स का मतलब है हमें रेंट अभी रिसीव होना है। ठीक है, अगर एक्सपेंस होता तो मैंने रेंट एडवांस में किसी को देना था। रेंट ड्यू इन एरियर्स का मतलब है कि मैंने किसी को रेंट अपना एक्सपेंस अक्रू करना था, और रेंट एडवांस का मतलब एक्सपेंस होता तो मैंने किसी को एडवांस में रेंट दे दिया। तो ये चीज़ें डिफरेंस हैं इनकम और एक्सपेंस के लिहाज से। अच्छा देखें, जब भी आपके पास इस तरह का कोई टेबल दिया जाएगा, एडवांस और एरियर दोनों दिए जाएंगे, आपको बताया जाएगा किसी एक साल में उसने इतने पैसे टोटल रिसीव किए। इसके बाद उसने ये बता दिया कि हर साल 17 और 18 में टोटल रेंट एडवांस ये था, रेंट एरियर ये था, फिर 18 में रेंट एडवांस की अमाउंट ये थी, एरियर की अमाउंट ये थी। जब भी इस तरह बता दे तो आपने सिंपल क्या करना है, टोटल अमाउंट उठाए। इस साल का उसने आपको एमसीक्यू करने के लिए कहा है, ठीक है, 18 में उसने कहा है, 18 में की अमाउंट अमाउंट बता दी, ठीक है जी। 17 के बारे में कुछ नहीं उसने कहा, 17 में सिर्फ उसने ये बैलेंसेस दे दिए एडवांस के। अच्छा, ये एडवांस 2017 का क्लोजिंग बैलेंस है, और ये एडवांस 2018 के लिए ये ओपनिंग बैलेंस है। ऐसे ही नीचे वाला है कि 17 के लिए ये एरियर का क्लोजिंग बैलेंस है, 18 के लिए ये ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है, और ये 18 के क्लोजिंग बैलेंसेस हैं साथ दोनों। हमने क्या करना है, अब मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ एक्सेल की, आप अपने पास चैप्टर में ये एमसीक्यू ओपन कर लें। मीनवाइल मैं आपसे एक्सेल की स्क्रीन शेयर करता हूँ, जहाँ पे मैं इसकी कैलकुलेशन करके बताता हूँ। फिगर्स मैंने इसके लिख ली हैं। ये देखिए, 17 का ये एडवांस था, 17 में ये रेंट एक्रूवल था, फिर 18 में उसको इतना उसने टोटल रिसीव किया है। उसने क्या बताया, मुझे टोटल इतने पैसे रिसीव हुए हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, सिंपल, अब हमने बताना है कि रेंटल इनकम 18 की कितनी होगी। ठीक है, आपने क्या करना है, 18 की टोटल जो अमाउंट रिसीव हुई है उसमें पिछले साल का जो एडवांस है वो आपने इसमें ऐड कर देना है, इस अमाउंट में, दिस अमाउंट प्लस प्रीवियस ईयर एडवांस, ओके, लेस करंट ईयर एडवांस। पिछले साल के एडवांस की अमाउंट ऐड कर देनी है, इस साल के एडवांस की अमाउंट लेस कर देनी है। ठीक लॉजिक के, पिछले साल वाले जो एडवांस में रेंट था वो इस साल मेरी इनकम बनेगी, इस साल जो अमाउंट मेरी एडवांस रेंट है वो मेरी अगले साल जाके इनकम बनेगी। तो मैं निकाल रहा हूँ रेंटल इनकम, उसकी बिहाइंड ये लॉजिक होगी। ठीक है, पिछले साल का एडवांस आपने ऐड करना है इनकम निकालने के लिए, इस साल का एडवांस लेस कर देना। अक्रूवल के इसके साथ क्या करेंगे, पिछले साल वाला जो अक्रूवल है ना वो आपने इसमें से लेस कर देना है, माइनस प्रीवियस ईयर रेंट अक्रूवल, और इस साल का जो अक्रूवल है वो आपने ऐड कर देना है। क्या लॉजिक, पिछले साल जो मैंने लिखा है कि मुझे भी रेंट रिसीव होना है वो इस साल मुझे रिसीव हो चुका होगा, इस पैसों के अंदर वो रेंट भी शामिल होगा। तो मेरे एक्चुअल तो रेंट लास्ट ईयर मैंने इनकम रिकॉर्ड कर ली थी, इस साल दोबारा रिकॉर्ड नहीं करूँगा, इसलिए इसमें से लेस कर देना है। पिछले साल के मैं अक्रूवल लेस करूंगा, पिछले साल का एडवांस ऐड करूंगा। ठीक, इस साल का अक्रूवल ऐड करूंगा, इस साल का एडवांस माइनस करूंगा। तो मैंने इस साल के जो अक्रूवल वो ऐड कर दिया, एंटर करूंगा, तो मेरे पास ये 2018 की इनकम आ गई। तो इसका मतलब है हमारा जो एमसीक्यू का सोल्यूशन आप देखेंगे तो इसका आंसर होगा आंसर बी।
आप अपने पास बुक ओपन कर ले, मैं एक्चुअल में कुछ चीज़ें करके बताऊंगा। अब इसी चैप्टर का एमसीक्यू नंबर 2 देखें। यहाँ तक समझ आ गई? मैं क्विकली रिव्यू करूंगा ताकि आपके लिए एक अच्छी सी एक हर एक एमसीक्यू के बारे में कुछ ना कुछ चीज़ें आपके पास गैदर हो जाए, आपका रिव्यू, आपकी रिवीजन अच्छी से हो जाए। नेक्स्ट एमसीक्यू में बताया मैं किस तरह की चीज़ आती है। वो आपसे उसने कहा है कि आपने एक इंश्योरेंस पे की है 1 मार्च 2017 को, आपको पीरियड बता दिया जाएगा कि किस पीरियड तक कब पे की है, किस पीरियड तक पे की है। मोस्टली इसके आंसर आपसे आपने यहीं पे माइंड में बना लेना है कि ये कोई प्री पेमेंट से रेलिवेंट कोई ना कोई क्वेश्चन बना रहा है। ठीक है, पे की है इंश्योरेंस प्रीमियम 2400 पे किया है उसने। एमसीक्यू नंबर 2 की बात कर रहा हूँ, 28 फरवरी 2018 के तक उसने पे किया है। और उसको आंसर में आपने ये कहा कि व्हाट इज द चार्ज टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 अक्टूबर 2017। ये देखेंगे 2 के लिए आपका जो पीरियड स्टार्ट डेट है ना, वो उसने आपको दे दी है जी 1 मार्च 2013। ठीक है, जनवरी आ गया, यहाँ पे 1 करते हैं, यहाँ पे 3 करते हैं। ठीक है, 1 मार्च 2017 को उसने पेमेंट की है, जा रही है जी 28 फरवरी 2018 तक। ठीक है, ये जा रही है जी 28, ठीक है, February 2018 तक की पेमेंट है। लास्ट डेट ये हमारा ईयर एंड कब है? हमारा ईयर एंड वो कह रहा है कि हो रहा है हमारा 31 अक्टूबर 2017 को, बीच में कहीं हो रहा है। ठीक है, 17 को हमारा ईयर एंड हो जाना है। ठीक है जी, ये ईयर एंड हो जाना है, इसका मतलब बीच में कहीं हमारा कट ऑफ डेट आ गई। अभी 1 मार्च से लेकर 28 फरवरी तक उसमें 12 महीने जो हैं, हमने ये देखना है कि स्टार्ट डेट से लेकर हमारे पीरियड तक कितने महीने बन रहे हैं। ठीक है, 1 मार्च से लेकर ईयर एंड तक कितने मंथ बन रहे हैं। 1 मार्च स्टार्ट करेंगे, मार्च इंक्लूड होगा, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। ठीक है, ये कितने बन रहे हैं? 8 महीने बन रहे हैं। ऐसे ही कैलकुलेशन अगर मेरी ठीक है तो हम 8 मंथ्स अज्यूम करते हैं यहाँ तक। ठीक है, 8 मंथ्स हमारे पीरियड में फॉल कर रहे हैं। 8 मंथ्स देखें, टोटल प्रीमियम पे कितना किया है? टोटल प्रीमियम कितना है? टोटल प्रीमियम हमारा है जी 2400। 2400 जो प्रीमियम है उसको मैं एक्सपेंस मेरे पीरियड में कितना आएगा, जितना पीरियड हमारे पीरियड में फॉल कर रहा है। पीरियड फॉल्स अप टू 31/10/2017, ये मेरा एक्सपेंस है। बाकी मेरी सारी प्रीपेमेंट जो पीरियड मेरे फॉल करेगा वो एक्सपेंस है, जो फॉल नहीं करेगा वो सारे के सारे प्रीपेमेंट्स है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको 12 पे डिवाइड करूँगा। ठीक है, 1 महीने का मेरे पास आ जाएगा, उसको मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँगा। 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 1600 अमाउंट आ गई। तो हम देखते हैं कि 1600 उसने लिखा हुआ है, तो ये इसका मतलब है ये चार्ज होगा टू प्रॉफिट एंड लॉस। जो डिफरेंस इसका आएगा 2400 से माइनस कर दूंगा, माइनस 1600, तो ये मेरे प्रीपेमेंट्स। ठीक है, तो इसका मतलब एमसीक्यू नंबर जो इसका आंसर बी है वो ठीक है। समझ आएगी बात आपको? आपके प्रीपेमेंट्स का क्वेश्चन अपने कैसे करना है। पीरियड देख लेना है, पीरियड हमारा कौन सा है, स्टार्ट कब से हो रहा है, कितना है। तो जो तो हमारे पीरियड में पीरियड फॉल करता है वो एक्सपेंस है, रिमेनिंग प्रीपेमेंट है। हम अगर हमने इसकी एंट्री करनी हो तो हम क्या करेंगे, एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा 1600 से, प्रीपेमेंट डेबिट हो जाएगा कितने से, 800 से, कैश या बैंक मेरा क्रेडिट हो जाएगा कितने से, जितनी मैंने पेमेंट की है 2400 से। ये इसकी कंप्लीट एंट्री है। ओके ओके, समझ आ गई। नेक्स्ट टाइम एमसीक्यू देखते हैं। नेक्स्ट उसने क्या कहा, उसने ईयर एंड पे कहा कि आपको 10,000 सैलरी इन एडवांस में दे दी है, आपने करेक्ट ईयर एंड एडजस्टमेंट फॉर एडवांस सैलरी टू बी मेड करेक्ट। इस तरह के उसमें एडजस्टमेंट्स कब दी जाती है, अज्यूम ये किया जाता है कि आपका जो आपने 10,000 की सैलरी है ना, आपने सारे का सारा एक्सपेंस में डाल दिया है, एडवांस थी। एमसीक्यू नंबर 3 की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये होता है कि आपने जितने पैसे दिए ना सैलरी के एडवांस में, आपने सारा उसको एक्सपेंस पर डाला हुआ है।
उसने कहा ये है कि आप इसमें से बताएं कि कितनी एडजस्टमेंट हम एडवांस में डालेंगे, कितनी एक्सपेंस में करेंगे, उसकी एडजस्टमेंट की एंट्री क्या होगी। इस तरह के क्वेश्चन में सिंपल आपने क्या करना है, आपने एडवांस सैलरीज को डेबिट कर देना है, ठीक है, सैलरी एक्सपेंस क्रेडिट कर देना है। इसका मतलब है आप इसमें देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपकी ठीक होगी, एडवांस सैलरी आपकी डेबिट, सैलरी एक्सपेंस आपका क्रेडिट, सिंपल। अब इसका इन तरह के एमसीक्यू का मतलब ये होता है। अगली एमसीक्यू सिंपल ही है, वो आप देख लीजिएगा। कोई और एमसीक्यू मैं देखता हूँ कोई कम्प्लेक्स किस्म का हो तो आपको मैं बताता हूँ। एमसीक्यू नंबर 6 मैं देख रहा हूँ, क्या इसमें कोई चीज़ ऐसी है डेट यस 1000 रेंटल इनकम रिसीवेबल, रेंटल इनकम रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द ईयर दिस, ठीक है, व्हाट इज द करेक्ट एंटिटी टू रिकॉर्ड अक्रूड इनकम, ठीक है। उसमें उसने आपको क्या किया है, रेंटल इनकम रिसीवेबल दे दी है, ठीक है, और रेंटल इनकम रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द ईयर वो दे दिए 11,000। उसने क्या कहा आपको, उसने कहा कि आपने करना क्या है, अक्रूड इनकम कितनी होगी ये बतानी है, ठीक है। अब इसका तरीकाकार क्या है कि जब आपको रिसीवल दे दी जाए तो आपसे ये कहा जाए कि आपने इसमें से अक्रूड निकालिए। जब रिसीवल दे दिया गया है इसका मतलब है जो रिसीवल है ना इनकम के लिए, अक्रूड इनकम के लिए अक्रूड का वर्ड ही रिसीवल का वर्ड होता है, ये याद रखना आपने। और एक्सपेंस के लिए अक्रूड का वर्ड पेबल का के इक्वल कंसिडर किया जाता है, ठीक है। अक्रूड इनकम में अक्रूड रिसीवल है, एक्सपेंस में अक्रूड पेबल है। तो अगर तो 1000 रुपया उसने 11,000 टोटल रिसीव किया, उसने सारा रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन उसने कहा कि 1,000 उसने ये भी देखा कि अभी रिसीवल है, तो उसकी एंट्री क्या होगी, सिंपल 1,000 जो रिसीवल है वो डेबिट कर दूंगा मैं और इनकम क्रेडिट कर दूंगा। यहाँ पे उसने क्या किया, वो किसी जगह आ रहा है कि डेबिट अक्रूड इनकम, रेंटल इनकम क्रेडिट 1000, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। याद रखना आपने कि रेंटल अक्रू, जब रेंट इनकम अक्रू करनी है तो रिसीवल को डेबिट करना है, अक्रूड रेंट को डेबिट करना है। जब एक्सपेंस को आपने अक्रू करना है तो अक्रूड एक्सपेंस को आपने क्रेडिट करना है। वो अक्रूड एक्सपेंस आपकी लायबिलिटी है, अक्रूड इनकम आपका एसेट है। डिफरेंस आपने माइंड में रख लेना याद से, ठीक है। आगे देखते हैं कुछ चीज आपको, और कुछ चीज एमसीक्यू नंबर 9 पे आए जरा, ये मैं पढ़ रहा हूँ, उसको मैं देखता हूँ। आप में कुछ हो सकता है, टेकन अ लोन, 2.5 लाख का लोन लिया था उसने 1 मई 2018 को कंस्ट्रक्शन के लिए, और उसने बिल्डिंग को कंप्लीट कर लिया है जून 2018 को। उसने एक पोर्शन रेंट कर दिया है जी 4500 पर मंथ के हिसाब से। जुलाई को इंटरेस्ट उसने अक्रू किया पेड एनुअली 15% पर एनम ऑन दिसंबर ईच ईयर, ठीक है। 31 दिसंबर हमारा ये रेंट है। कहता है एक्सपेंस और रेंट इनकम, दो चीज़ें उसने आपसे पूछी है, दो यहाँ पे उसने क्रूड एक्सपेंस के बारे में भी कह दिया है और एक्सपेंस और रेंट इनकम के बारे में कह दिया है। अब आपने क्या करना है, देखें जी 2.5 लाख का जब मैंने लोन लिया है 1 मार्च 2018 को, और 31 दिसंबर 2018 तक मेरे कितने मंथ बनते हैं, 10 महीने बनते हैं, ठीक है। इसका मतलब है 10 महीने का इंटरेस्ट होगा, ठीक है ना। 15% उसने पर एनम बोला है, तो मेरा तो 12 महीने हुए ही नहीं है, ठीक। और रेंटल इनकम जो मैंने स्टार्ट किया था, रेंटल इनकम मैंने कंस्ट्रक्शन मैंने कंप्लीट किया जून 30 2018 को, ठीक है। 2018 को मैंने जब कंप्लीट किया तो जुलाई को मैंने रेंट पे दिया, तो जुलाई से जब मेरा रेंट स्टार्ट होगा तो रेंट मेरा 6 महीने का बनेगा, ठीक है। तो क्या हमें 4500 को सिंपल 6 मंथ से मल्टीप्लाई नहीं कर देना चाहिए, ठीक। तो जुलाई से मेरा, इसका मतलब है जुलाई से दिसंबर तक 6 महीने बनते हैं, तो इतनी मेरी रेंटल इनकम होनी चाहिए 6 महीनों की फॉर 6 मंथ। यही मेरा एक्रूड इनकम हो सकती है या इनकम रिसीव हो सकती है, और यही मेरी रेंटल इनकम होगी 27,000, ठीक है। एक्सपेंस मेरा कितना होना चाहिए, अगर 2.5 लाख था मेरा, देखते हैं कैलकुलेशन करके, 2.5 लाख मेरा था, इसमें मैं 15% मल्टीप्लाई करूँ तो कितना बनता है, 15% बनता है 37,500,
37,500 अगर मेरा इंटरेस्ट बनता है, तो ये तो बनता है मेरा 12 महीनों का। तो मेरा लोन स्टार्ट हुआ है ये कब, मार्च से। तो तब से लेकर दिसंबर तक तो बनते हैं 10 महीने। तो इसका मतलब अगर मैं देखूं कि 10 महीने का कितना बनता है, तो 10 महीनों का बनता है 31,500। इसका मतलब है मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस हमने करना है सिर्फ 10 मंथ्स का। ये हमारी एंट्री होगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस टू इंटरेस्ट टू लेट्स सपोज पेमेंट करती है, ये हो गया। और रेंटल इनकम और कैश एंड बैंक डेबिट करके मैं रेंटल इनकम गेट कर दूंगा। ठीक हो गया, पहला ये था मेरा, ये एक्सपेंस की एंट्री आ गई आपकी। यहाँ पे आपकी क्या हो गया, यहाँ पे आपकी रेंटल इनकम की एंट्री आ गई। ये आपने ऐसी चीजें कर दी, आपने देख लिया ना, पीरियड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कब से स्टार्ट हो रहा है। ये हो गया आपका। उसके बाद आप ये लाजमी देखिएगा कि प्रीपेमेंट करंट एसेट होता है, एक्रूड इनकम जो कि रिसीवेबल होता है वो भी आपका करंट एसेट होता है, एक्रूड एक्सपेंस आपकी करंट लायबिलिटी होती है। ठीक है, और उसके अलावा जो अनअर्न्ड इनकम है वो आपकी क्या, आपकी लायबिलिटी होती है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, करंट लायबिलिटी होती है, अनअर्न्ड इनकम भी आपकी करंट लायबिलिटी होती है। अच्छा जी, वो तो मैंने आपको करके बता दिया ना कि कौन सा, एक मैंने शेयर किया था ग्रुप के अंदर कि कब प्रीपेमेंट इंक्रीज हो, क्लोजिंग बैलेंस तो क्या होगा, रिसीट्स ज़्यादा हो तो इनकम ज़्यादा है, या इनकम ज़्यादा है तो रिसीट्स ज़्यादा है। वो मैंने जो बना के शेयर किया हुआ है ना इस चैप्टर से रिलेवेंट, वो लाजमी देखिएगा। ठीक है, अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे कोई और एमसीक्यू देख रहा हूँ, कोई चीज़ कम्प्लेक्स किस्म की हो, इंटरेस्ट वाले लाजमी कीजिएगा। इसमें अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो मुझे शेयर कर ले, भी अभी भी टाइम है, कुछ चीज़ पूछना हो तो पूछ सकता है। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 20 देखें। उसने कहा है कि जी आपने एक जो जनवरी 2018 को बिल्डिंग ली है जो कि 25 साल की लीज पे थी। द रेंट ऑफ द बिल्डिंग इज पेबल क्वार्टरली इन एडवांस। क्वार्टरली हम एडवांस में रेंट पे कर रहे हैं, पेमेंट्स ऑफ रेंट वाज मेड ड्यूरिंग द ईयर एज फॉलोस। उसने रेंट की पेमेंट की आपको, वो भी दे दी है, जनवरी को पेमेंट की, मार्च को पेमेंट की, जून को की, सितंबर को की, 30 दिसंबर को की। तो व्हाट विल बी द रेंट एक्सपेंस चार्ज प्रॉफिट एंड लॉस। 31 दिसंबर तक कितना रेंट एक्सपेंस चार्ज करूँगा, तो जी गेस करें जरा कितना रेंट आना चाहिए। क्वार्टरली कहता है वो रेंट आपने पे करना इन एडवांस। मतलब ये होता है कि जो जनवरी को मैंने पहला रेंट पे किया है वो मैंने पहले क्वार्टर का पे किया है, पहला क्वार्टर होगा जनवरी फरवरी मार्च। मार्च को जो पेमेंट की है वो क्वार्टर होगा नेक्स्ट, और अप्रैल मई जून। जो जून पेमेंट की है वो अगले क्वार्टर की। जो सितंबर में पेमेंट की है वो किसके लिए होगी मेरी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के लिए। और जो दिसंबर में पेमेंट की है वो मेरा एक्सपेंस अगले साल के लिए है, वो मेरा अगले क्वार्टर के लिए। ठीक है, वो मेरा नेक्स्ट क्वार्टर के लिए मैंने पे किया है, वो इस क्वार्टर के लिए पे नहीं किया। तो इसका मतलब है जो अगले क्वार्टर के लिए पे किया वो तो नहीं एक्सपेंस आना चाहिए। जो पहले 4 क्वार्टर की हैं वो मेरे एक्सपेंस आ जाने चाहिए। तो पहले जो 4 क्वार्टर के एक्सपेंस अगर आप ऐड करें तो कितने बनते हैं, करें जी कैलकुलेट जरा, उसके बाद आंसर ना देख लीजिएगा। 30,000 बनता है ना 4 का। चौथे का तो जो एडवांस है वो हम नहीं करेंगे, इसका मतलब पहले 4 का करेंगे ऐड, तो 30,000 बन जाएगा। नेक्स्ट जो है वो एडवांस चला जाएगा। ठीक है, हमने ये देखना है कि हमारे पीरियड में कितना एक्सपेंस फॉल कर रहा है, पीरियड कितना है, कितने पीरियड के बाद हम पे कर रहे हैं और किस पीरियड के लिए पे कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरे चैप्टर में डेट्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ये चीज़ ध्यान के अंदर रखनी है। और कोई एमसीक्यूज देख रहा हूँ मैं कि आपको कुछ ट्रिकी चीज़ इसके अंदर बताई जा सके। एक सेकंड भी देख लेने दें, बाकी जो एमसीक्यूज आ रहे हैं।
अच्छा, एक चीज याद रख लीजिएगा ध्यान में, जब भी आपसे एडजस्टमेंट के क्वेश्चन आए या इस चैप्टर के क्वेश्चन आए, अच्छा इसी चैप्टर के एडजस्टमेंट्स के क्वेश्चन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी आएंगे। यहाँ पे जो चीजें हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के चैप्टर में भी एडजस्टमेंट के क्वेश्चन आएंगे सेम, वो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो सिमिलर नेचर की एडजस्टमेंट्स होती हैं। जब भी आपसे ये कहा जाए कि प्री पेमेंट की एंट्री रिकॉर्ड नहीं हुई या प्री पेमेंट की एडजस्टमेंट रिकॉर्ड नहीं हुई, आपने सिंपल क्या करना है, प्री पेमेंट को डेबिट करना है, एक्सपेंस की अमाउंट को क्रेडिट कर देना है। ठीक, एक्सपेंस में से उतनी प्री पेमेंट की अमाउंट माइनस कर देनी, एज सिंपल कैलकुलेट कर लेना कि बनती कितनी पीरियड के हिसाब से। जब भी आपको ये कहा जाए कि अक्रूवल रिकॉर्ड नहीं हुआ, अक्रूवल एक्सपेंस इंक्लूड नहीं किया, एक्सपेंस के अंदर अक्रूवल की एडजस्टमेंट नहीं की, आपने क्या करना है, एक्सपेंस को डेबिट करना है, अक्रूवल एक्सपेंस को क्रेडिट करना है। ठीक है, एक्सपेंस हमारा इंक्रीज कर जाएगा, अक्रूवल एक्सपेंस लायबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। ये माइंड में रखिएगा हमेशा, जब भी इस तरह की चीजें क्वेश्चन के अंदर आए तो हमने ये काम करना। ठीक है, ये चीज रखिएगा। और ये एक्सपेंस लॉ नहीं होता, ये आपका आपका क्या होता है, एक्सपेंस होता है। हो सकता है क्वेश्चन अंदर उसने कहीं एमसीक्यू के अंदर लॉस लिख दिया हो, तो फिर हमें मजबूरन लॉस ही एमसीक्यू में सेलेक्ट करना पड़ेगा कि लॉस राइज होगा या लॉस डिक्रीज होगा। अच्छा, इस सिलसिले में एमसीक्यू नंबर 38 पे आए, उसके अंदर देखिए उसने दिया क्या है, उसने क्या, आपने आपने अकाउंट्स बनाए हैं, देखिए एडजस्टमेंट दी है। ड्राफ्ट अकाउंट्स का मतलब है आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं, 31 अक्टूबर 2015 को आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं, और आपने लॉस उसके अंदर जो आ रहा था वो 1486 रुपये का लॉस आ रहा था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, स्टेटमेंट के अंदर 1486 का लॉस आ रहा था। असिस्टेंट अकाउंट ने जो प्रिपेयर किए थे ना, उसने दो चीज़ें नहीं की, अक्रूवल रिकॉर्ड नहीं किया, प्रीपेमेंट रिकॉर्ड नहीं किया। तो उसने कहा कि प्रॉफिट एंड लॉस पे क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या उसकी वजह से चेंज आएगी, चेंज आने की वजह से प्रॉफिट एंड लॉस कितना रह जाएगा। इस तरह के एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। ठीक है, इंग्लिश के अंदर चीजें आपने समझनी है, स्टेटमेंट की चीज ना समझनी है कि पूछा क्या जा रहा है। इसके अंदर 38 एमसीक्यू के अंदर अब उसने कहा कि ये एडजस्टमेंट डालने के बाद मेरा प्रॉफिट या मेरा लॉस कितना रह जाए। अगर मैंने अक्रूवल रिकॉर्ड नहीं किया, इसका मतलब अक्रूवल रिकॉर्ड करूंगा तो मेरा एक्सपेंस इंक्रीज कर जाएगा, एक्सपेंस इंक्रीज करने का मतलब है मेरा लॉस इंक्रीज कर जाएगा या प्रॉफिट कम हो जाएगा। लॉस उसने बता दिया है 1486, इसका मतलब है 1486 के अंदर 1625 ऐड करूंगा मैं। ठीक है, मैं एक्सेल में आपको करके बताता हूँ। ठीक है, मेरा लॉस कितना आ रहा था उसने जो दे दिया है, लॉस आ रहा था 1486। ठीक है, ये मेरा लॉस आ रहा था। अब मैंने अक्रूवल एक्सपेंस इसके अंदर ऐड करना है, कितना वो उसने कहा जी नहीं किया जो ऐड, 1625। यहाँ तक ऐड करने की वजह से मेरा लॉस कितना बन गया, इंक्रीज हो गया, न्यू लॉस मेरा ये आ गया। अब मैंने प्री पेमेंट जो मैंने रिकॉर्ड नहीं की वो इसमें से लेस करूंगा, उस वजह से मेरा एक्सपेंस डिक्रीज करेगा। नेगेटिव में अगर लिखना चाहें हम ब्रैकेट के अंदर तो कितना लिखेंगे जी, 834। ठीक है जी, 834 आपने ये कर ले, इसमें से लॉस डिक्रीज होगा। ठीक है, लॉस डिक्रीज होगा, प्रीपेमेंट की वजह से प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब मेरा लॉस इससे कम होगा, एक्चुअल एक्सपेंस ज्यादा होगा। अगर ये मेरा लॉस की बजाय ये मेरा प्रॉफिट होता, यहाँ पे अगर मेरा 14,486, अब मेरा ये क्या है, ये मेरा आया है लॉस। ठीक है, न्यू लॉस आ गया फाइनल। अच्छा, ये अगर मेरा उसने क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट दिया होता, ये प्रॉफिट आता है ये वाला। ठीक है, मैंने क्या करना था, इसके अंदर फिर भी वही काम करना था, अक्रूवल एक्सपेंस मैंने इसमें से लेस करना था। लेट्स सपोज क्योंकि अमाउंट छोटी है, थोड़ी सी अमाउंट बढ़ा लेते हैं, 3450 कर लेते हैं। अक्रूवल एक्सपेंस मैंने इसमें से लेस करना था। ठीक है, ये मेरा न्यू प्रॉफिट आ जाना था। ठीक है, प्रीपेमेंट मैंने जो रिकॉर्ड नहीं की, अगर मैं रिकॉर्ड करता तो कितने की थी,
834 की, ठीक है। ये मेरा इसमें ऐड होना था, इसने मेरा प्रॉफिट इंक्रीज करा, लॉस कम करेगा, प्रॉफिट इंक्रीज करेगा। ठीक है जी, ये आपने चीज़ें इस तरह लाजमी अंडरस्टैंड करके रखनी है। ठीक हो गया। चलो, इस चैप्टर के हद तक तो चीज़ें यही थी। नेक्स्ट मैं आपको एक बना के ना वीडियो ट्यूटोरियल भेजता हूँ, उसकी भी इन्वेंट्री और फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उस हवाले से मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के हवाले से थोड़ा टाइम निकाल के, ठीक है। ओके, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी ना हो जाए।